हमेशा आपके साथ तैयार खड़ा रहेगा। आज इस चैनल का रीलॉन्चिंग के बाद पहला डिबेट, आखिर क्यों। हमारे साथ आज मुद्दे पर कई पैनलिस्ट जुड़ेंगे और विषय सब्जेक्ट जो हम बता रहे हैं कि बलात्कार के मामले को, शोषण के मामले को, महिला शोषण हो, चाहे कोई भी बात हो, सरकार अपने अपने तरीके से उसको उपयोग करती है। कानून भी अपने अपने तरीके से उपयोग किए जाते हैं। कहां किसका फायदा है, कहां किसका नुकसान है, हर कोई अपने अपने तरीके से कानून को उलटफेर करता है। बात धनंजय मुंडे की है, समाज कल्याण मंत्री। उनके ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया है कि शादी का झांसा देकर के पिछले कई सालों से उनके साथ शारीरिक शोषण किया गया। पुलिस स्टेशन पर जाने के बाद एफआईआर दर्ज होता है या नहीं होता है, यह बात का विषय है। लेकिन उनकी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसके मुखिया शरद पवार हैं, उनको क्लीन चिट देते हुए कहते हैं कि धनंजय मुंडे को इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं। आखिर क्यों भाई, क्यों? हम कहते हैं कि हाथरस का मुद्दा होता है तो यही कांग्रेस और एनसीपी चिल्लाने चली जाती है, लेकिन मुंबई में एक मंत्री के ऊपर आरोप लगते हैं तो उसे क्लीन चिट क्यों दे दिया जाता है। हमारे साथ आप भी, आपसे मैं सवाल पूछता हूं, आपसे भी मैं पूछना चाहता हूं कि बलात्कार का मामला अगर कोई महिला लगा रही है तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और जांच अगर होनी चाहिए तो निष्पक्ष होनी चाहिए। फिर कोई भी सरकारी आला अफसर हो, सरकारी महकमा हो, चाहे वो कोई पार्टी का नेता हो, सबके लिए कानून एक समान है, एक जैसे है, एक दर्जे में है। कानून के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता। क्या एक मंत्री है तो कानून के मायने बदल जाएंगे, कानून का मापदंड बदल जाएगा? यही महाराष्ट्र सरकार पिछले दिनों कैबिनेट मिनिस्ट्री में, कैबिनेट बैठक में यह पास किया था महिलाओं के शोषण के हित में कि बलात्कार की सजा फांसी होगी और उसका भी 1 महीने में निराकरण होगा। 1 महीने के बाद ये ऐसा उल्टा तेवर। धनंजय मुंडे के ऊपर आरोप लगाने वाली महिला लगा रही है कि शादी का झांसा देकर के उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया, बलात्कार किए गए, जांच हुई नहीं, क्लीन चिट मिल गया। हम नहीं, ठीक है, हम यह भी नहीं कहते कि धनंजय मुंडे इसमें दोषी हैं या नहीं। हम यह भी नहीं कहते कि महिला जो आरोप लगा रही है वो सही है या गलत। यह जांच का विषय है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन अपने पद का दुरुपयोग, अपने ओहदे का दुरुपयोग और पार्टी के नेता होने का दुरुपयोग कानून के लिए नहीं चलेगा। कानून सबके लिए एक है। हमारे साथ आज पैनलिस्ट में जुड़े हुए हमारे साथ समाज सेवी सुंदरी ठाकुर, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भरत सिंह, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रवक्ता हेमंत कांबले जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ एडवोकेट आनंद उपाध्याय जी और हमारे साथ जुड़ेंगी समाज सेविका अर्पिता राय और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता वैभव भरड़कर, जो इस फिलहाल नगर सेवक है, उनकी नगर सेविका उनकी पत्नी है। हम सारे लोगों को जोड़ करके सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे कि कहां तक क्या न्यायिक प्रक्रिया के चलते न्यायोचित समाज के हित को देखते हुए समाज में औरतों की मर्यादाएं बनी रहें, इसको देखते हुए क्या कदम उठाना उचित होगा। क्या धनंजय मुंडे को क्लीन चिट दे देना पार्टी की तरफ से, पार्टी के कोर कमेटी में यह तय किया गया कि धनंजय मुंडे का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, धनंजय मुंडे को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। शरद पवार जी का भी स्टेटमेंट आ चुका है। सबसे पहले उनके सहयोगी महाराष्ट्र में जो सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की, ठीक है, पार्टी का गठबंधन अलग जगह है, महागाड़ी अलग है, सरकार अलग जगह है। व्यक्तिगत तौर पे धनंजय मुंडे के ऊपर जो आरोप लगा है वह लगा है कि बलात्कार का मामला लगाया गया है। शादी का झांसा देकर के पिछले कई सालों से महिला बोल रही है कि उनका शोषण हुआ है। भरत सिंह जी बताइए, क्या बोलेंगे? मामला नहीं बनता, जांच नहीं बनती, सीधा टेबल पर मामले को रफा दफा। भरत सिंह जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको?
भरत सिंह जी। नहीं इंद्रपाल जी, पहले तो आप ये बताइए कि आपको ये कहा, किसने कहा कि मामला नहीं बनता या जांच नहीं होनी चाहिए? जी शरद पवार जी, बीच बीच में आवाज आपकी बहुत सुन नहीं पा रहा हूं। हाँ हाँ, टेक्निकल तरीके से हम ठीक करना चाहेंगे कि आवाज को बढ़ाई जाए। हेमंत कांबले जी, आपको आवाज सुनाई दे रही बराबर? हेमंत जी, हेमंत कांबले जी, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही हो। कट रही है आवाज, कट रही आवाज को बुला जी। बताइए, वैभव जी भी जुड़ गए हमारे साथ। हेमंत जी बताइए। हेमंत जी, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। हाँ, हेमंत जी बताइए, न्यायिक प्रक्रिया की तरह से कितना सही है? आवाज कट रही है। किसी को क्लीन चिट दे देना कितना सही है? देखिए, इस पूरे मामला जो देखा जाता है जी, अब तक क्लीन चिट तो दी हुई है, ऐसे कहीं पर मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। लेकिन क्रोनोलॉजी जो है जी कि ये मामले करके है, एक तो है जिसके साथ विवाह न करने के बावजूद भी संबंध होने के पुष्टि जी धनंजय मुंडे जी ने की है। उनके जी। 2 बच्चे जी जिनको धनंजय मुंडे जी ने अपना नाम दिया है, उनके स्कूल में हाँ। उनका नाम दिया है, बिल्कुल उनके जो पॉलिसी है, जी जो उनके इंश्योरेंस पॉलिसी की है, या उनको जी। जो घर दिया है, जी ये सब उन्होंने पुष्टि की है। लेकिन तब तक उनको क्लीन चिट दी ऐसे कोई दिखता नहीं है, मतलब अभी तक किसी का स्टेटमेंट आया नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये बात इतनी जल्दी कहने नहीं, मुखिया शरद पवार जी का आ गया है कि धनंजय मुंडे को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है मतलब उन्होंने मांगा नहीं है, ना तो धनंजय मुंडे जी ने दिया है। बड़ी ये डिप्लोमेटिक तरीके से ये स्टेटमेंट है, सब ये स्टेटमेंट सब डिप्लोमेटिक तरीके से है, क्योंकि ये मामले दो तरह के, देखा जाए तो अप्रत्यक्ष तौर से क्लीन चिट ही है ना, पार्टी की तरफ से अप्रत्यक्ष तौर पे क्लीन चिट ही न है कि अगर आरोप है, एक पार्टी के नेता के ऊपर आरोप लग रहा है, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब, इस सवाल जी जी बोले, ये है जहां तक कल से मैं जो देख रहा हूं इस मामले को, ये मामला 2 तरफ है, 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक तो करुणा शर्मा और दूसरा है रेणु शर्मा जी। करुणा शर्मा के मामले में धनंजय मुंडे जी ने कबूल किया है कि उनके विवाह के उपरित उसके विपरीत उनके संबंध थे, और उसके साथ उनके जो बच्चे हैं उनको उन्होंने नाम दिया है, कबूल किया है जी। जबकि मुझे ये नहीं पता चला कि भाई रेणु शर्मा ने जब उनको आरोप किया है कि ये बलात्कार के आरोप करने के बाद उन्होंने तुरंत एक फेसबुक पर उनका पोस्ट आया और उन्होंने पूरा वाकया उसमें जो भी है बयां किया है जी। तो ये जो मामले 2 हिस्से में बंटा जाएगा। तो रेणु शर्मा का जो है, अभी शर्मा के ऊपर कृष्णा हेगड़े ने आरोप किया कि उनको हनी ट्रैप में फंसाए जाने की कोशिश कर रहे थे। फिर हमारे मनसे के जो ये है मनीष धुरी, उन्होंने कहा, फिर एक जेट एयरवेज के कोई पायलट है या कोई अधिकारी, उन्होंने भी ऐसे एलिगेशन किए। तो मैं ये 2 मामले अलग अलग कहीं पर देख रहा हूं उसको, एक करुणा शर्मा है और दूसरा है रेणु शर्मा जी। अब यहाँ जी नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है हेमंत जी, आपका हेमंत जी आपका नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा है जरूर। एक बात का थोड़ा सा आवाज आ रही है, एक बात पर एतराज ये है कि अगर नॉर्मल पब्लिक कोई होती है, कोई आम नागरिक होता है, उसके ऊपर जब भी कोई इस तरह के आरोप होते हैं तो उसके ऊपर तुरंत केस रजिस्टर किया जाता है जी। और उसकी तफ्तीश जो है, उसकी तहकीकात जो है वो बाद में की जाती है जी। यहाँ पर एक हाई प्रोफाइल मिनिस्टर होने के कारण शायद जी विश्वास नांगरे पाटिल साहब के जैसे आईपीएस ऑफिसर पहले शरद पवार साहब को मत मिले, और उसके बाद अब तक तो कोई गुना उनके ऊपर ये नहीं हुआ है, मुंडे साहब के ऊपर। वो होने के बाद कल 5 या 6 बजे जो मीडिया में जो हालात थे और आज के हालात देखो, कल राष्ट्रवादी कांग्रेस कहीं पर फुट पर थी, आज पूरी तरह फ्रंट फुट पर आकर बात कर रही है। तो आपको ये 2 अलग अलग टॉपिक पे बात करने की, एक तो करुणा शर्मा का मामला जिसकी जानकारी पिछले 2014-2019 के इलेक्शन में धनंजय मुंडे जी ने छिपाई थी,
अब बाप का बात बहुत से लोगों ने आरोप की दूसरी पत्नी का कोई कॉलम नहीं होता। बिल्कुल सही बात। लड़ चुका विधायक, चुनाव में मुद्दे को क्यों छुपाया गया? अगर उन्होंने बच्चों को एक्सेप्ट किया तो बच्चा भी धनंजय मुंडे के नाम पे आना चाहिए, चुनाव अधिकारी के पास इसका जिक्र होना चाहिए। को दिया है तो शायद ये एक मामला है जहां पर धनंजय मुंडे को तकलीफ हो सकती है, या आगे जाके जो भी है पार्टी या इलेक्शन कमीशन क्या एक्शन लेता है, ये देखने के लिए मैं भी बहुत क्यूरियस हूं। मतलब जी वैभव जी आप क्या बोलेंगे? आपके नेता की अगर ऐसी बातें पार्टी के नाम पर इस तरीके से बात होगी, बात उठेगी, मुद्दा आएगा, तो कैसा लगेगा? पार्टी के इमेज पर कैसी छवि पड़ेगी इसका? आपके मंत्री ने ही कहा था कि हमने इनकी बहन के साथ हमारे संबंध थे, उनके बच्चे को मैंने एक्सेप्ट किया। यह साहब हिंदुस्तान में चलेगा क्या? एक मंत्री पद पर बैठा हुआ इंसान अगर इस तरीके की उसकी छवि सामने आती है तो आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, भारतीय न्याय व्यवस्था पर आप सबका, हमारा सबका विश्वास है। पार्टी के किसी नेता ने ऐसा नहीं कहा गया है कि धनंजय मुंडे जी को क्लीन चिट दी गई है। जी पवार साहब ने भी इस बारे में कहते हुए कहा, मतलब आप क्लीन चिट नहीं मानते, आप क्लीन चिट नहीं मानते, आप उनको क्लीन नहीं मानते, आप उनको आरोपी मानते हैं। ऐसा अभी तक कहीं पे भी आरोपी मानने की बात नहीं है, पर किसी ने उनको अभी तक क्लीन चिट दी गई है, ऐसी भी कोई बात आपके सामने, मेरे सामने अभी तक नहीं है। विषय ऐसा है कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो गंभीर स्वरूप के आरोप है। इस बारे में पुलिस, इस बारे में हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश, आवाज को बढ़ाइए, थोड़ा आवाज को बढ़ाइए। व्यवस्थित जांच, इस बारे में व्यवस्थित जांच शुरू है। विषय ऐसा है, जो महिला सामने आकर उनके ऊपर आरोप कर रही है जी, उस महिला ने और भी हाई प्रोफाइल पर्संस को जी ऐसे हनी ट्रैप में उनके ऊपर आरोप किए गए, ये भी बात घटनाएं सामने आ रही है जी। और जब ये बात कहते हैं कि किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ, तो बलात्कार की व्याख्या क्या होती है? किसी के साथ जबरन की बात है तो उसे बलात्कार कहते हैं जी। ये जो महिला आपके सामने आरोप करने आई है, ये 1996 से धनंजय मुंडे जी को जानते हैं, जब धनंजय मुंडे जी एमएलए भी नहीं थे, न राजनीति में इतने प्रचलित थे, न तभी वो मंत्री थे जी। उनका ये रिलेशनशिप के बारे में जो उन्होंने, किसी ने कहा कि उन्होंने फेसबुक पे जो रिलेशनशिप के बारे में कहा, तो उन्होंने आगे आकर इस बात को एक्सेप्ट किया है कि इनकी जो बहन है, इससे मेरा संबंध है, उससे जो हमें जो अपत्य जो बच्चे हैं उनको संभालने की जवाबदारी मैंने ली है, उनको मैंने मेरा नाम भी दिया है। तो उस आदमी ने सामने से आकर एक चीज एक्सेप्ट की है कि ये मैंने ये जवाबदारी इनकी ली है। उन्होंने कहीं पे भी, हम एफिडेविट में उनको फॉल्ट पकड़ना जाते हैं, तो उन्होंने कहीं पे ऐसा नहीं कहा कि ये बच्चे मेरे हैं, उन्होंने उनकी जवाबदारी ली है, उनको अपना नाम दिया है जी। एक दूसरी बात, धनंजय मुंडे जी ने इस बारे में पहले ही हाई कोर्ट में मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे धमकियां दी जा रही है, इस बारे में हाई कोर्ट में उन्होंने पहले पिटीशन किया हुआ है, और उसके ऊपर हाई कोर्ट ने जो सामने की महिला है उसके ऊपर रोक लगाई है कि आप पर्सनल चीजें सोशल मीडिया पार्टी के अध्यक्ष, हम लोग, पुलिस, सब लोग देख रहे हैं जी। अगर किसी को हेतु, हम लोग में मराठी में कहा जाता है जैसे कि हेतु पुरस्कार किसी को बदनाम करने का काम, या किसी आपके पास हम आएंगे वैभव जी। सुंदरी जी थोड़ा सुंदरी जी का बयान लेते हैं। सुंदरी जी बताइए, क्या इस तरीके से एक महिला का आरोप लगाया जाना, एक पार्टी के मुखिया का यह कहा जाना कि इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, मामले पर कोई जांच नहीं होना, एक महीने पहले यही सरकार जिसमें सत्ता में ये लोग भागीदारी हैं, बल्कि कहा जाए तो रिमोट कंट्रोल भी उनके हाथ में माना जाता है, यह बताया जाता है कि बलात्कार की सजा फांसी होगी, तब नहीं बात होती कि बलात्कार की क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। लेकिन आज जब उनके मंत्री के ऊपर आरोप लगते हैं
तो बलात्कार के श्रेणी में क्या आता है, इस पर बहस होती है। बताइए सुंदरी जी। सभी को पहले तो नमस्कार जी। मैंने सुना और मैं जब से रही हूँ और ये 2 दिन से जो चल रहा है जी तो देखिए, कानून तो सबके लिए एक होता है जी, छोटा और बड़ा, उसमें देखा जाएगा तो फिर वो तो परिभाषा ही उसकी बदल जाएगी। हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल। फिर इसका मायने तो फिर जो जिसकी कोई पहुंच नहीं है, कोई नहीं है, जो रोड पे खड़ा है, उसी को सिर्फ कानून का हक है जी सजा देने का और सजा सुनाने का। जी, मुझे लगता है कि जो आज जितने भी सत्ताधारी हैं, जो भी है, जो इस कानून को अगर बनाते हैं, जितने भी हाई प्रोफाइल लोग बैठे हुए हैं, एक का तो नाम नहीं, पार्टी तो बहुत लोग हैं उससे मिले हुए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, वो कोई भी पार्टी हो जी, ये पार्टी किसी की कोई लेना देना नहीं, मेरे लिए सब एक है। कोई भी हो, बीजेपी जी। आवाज थोड़ा आवाज अटक रही है सुंदरी जी। हाँ हाँ देने के एप्लीकेशन लगाता है, ऐसे नहीं होगा जी। भरत सिंह के पास चलते हैं। भरत सिंह जी बताइए, आपके सहयोगी दल की पार्टी, आपकी आवाज उस समय बराबर नहीं आ रही थी क्या? हाँ, आचार जी, हाँ, आचार संहिता का आप उल्लंघन कर रहे हैं। आपको आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ आ रही आ रही है। तो कैसा है ना कि ये बहुत हमारे देश में बहुत दुखद बात है कि जब किसी नेता अभिनेता पे कोई एलिगेशन लगता है तो वो सामाजिक नागरिक नहीं रहता, फिर जी, वो बहुत हाई प्रोफाइल और उनके लिए बहुत सी चीजें, सारी चीजें हट जाती है। एक आम नागरिक के लिए उसे हर बात कर कर की ठोकरें खानी पड़ती है। रहा सवाल ये कि जो गलत है वो गलत है, वो सबके लिए एक है। तो मैं तो यही कहूंगी कि इस बात को अगर खुद से अगर हमने अगर वो चीज का निर्णय लिया है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये कहा था 30 डेज में बलात्कारी को उसकी सजा मिल जाएगी, ठीक है। शायद मैं गलत नहीं हूँ और गलत भी हो सकती हूँ, मैंने ऐसा सुना था और देखा भी था कि बताया गया था। बट अभी इसमें कैसा है ना कि जो कानून बनाने वाले ही उस कानून का उल्लंघन करेंगे, उसे मानेंगे नहीं, तो हमेशा आम जनता जी जी। सुंदरी जी, तो कहती हूँ कि अपने शुरू कर हमको कानून बनाते हैं, वो लोगों को होगा उस चीज का, लोग करेंगे उस चीज से। मुंडे जी को ये सोचना चाहिए, वो इतनी अच्छी फैमिली से है, लोगों को एक महिला है, आपकी पहली वाइफ है, आपकी दूसरी वाइफ है, आपकी मतलब टू मच, आप किसको आएंगे और किसको लेंगे? कोई महिला आती कि गलत हो, आप उसको क्या सिखाएंगे? उसको सपोर्ट करेंगे? आप तो खुद उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। सुंदरी जी, भरत सिंह से जवाब लेते हैं। भरत सिंह जी, क्या लगता है? हेलो, भरत सिंह जी आवाज सुन रहे मेरे? भरत सिंह जी लगता है नेटवर्क उनका कट ही रहा है। अर्पिता राय जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। अर्पिता राय, बताइए आप इसको कितना सही मानते हैं? कहां तक इसको, इस केस को किस रूप में देख रहे हैं? धनंजय मुंडे जिनके ऊपर एक महिला ने आरोप लगा रही है,
जांच नहीं हो रही है, पार्टी उनको सहयोग दे रही, बताइए अर्पिता जी। अर्पिता जी आवाज सुनाई दे रही है आपको? नहीं, आपकी भी आवाज। अर्पिता राय जी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, हम आएंगे फिर भी। हाँ, हितेंद्र पवार हमारे सीनियर एडिटर जुड़े हमारे साथ जी, और आनंद उपाध्याय जी जुड़े, एडवोकेट आनंद उपाध्याय जी। उपाध्याय जी बताइए, क्या जी एक तरीके से एक महिला आरोप लगा रही है, वो उनका कहना है कि हमने, हमारा संबंध उसकी बहन से है, हमने उनके बच्चों को एक्सेप्ट किया है, लेकिन चुनाव के समय इसका कोई जिक्र नहीं था, कहीं न कहीं आग लगी है तो धुआं उठा है। रेणु शर्मा ने आरोप लगाया है कि उनका शादी का झांसा देकर के शोषण हुआ है। करुणा शर्मा के साथ उनके संबंध थे, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया, उनके बच्चों को भी उन्होंने बोला कि हमने अपना नाम दिया। रेणु शर्मा की बातों में कितनी सच्चाई लगती है, जांच का विषय है। धनंजय मुंडे को पार्टी स्तर पर जो बचाने की कोशिश हो रही है, वो इसका असर आम जनता पर क्या जाएगा? देखिए, ये जो प्रश्न आज आपने उठाया है, या जो ये प्रश्न उठ रहा है जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें दो पक्ष है जी। जहां तक आपने जो चुनाव आयोग में उनके द्वारा जानकारी छिपाने का मामला है जी, उस मामले में उनके ऊपर अपराध बनता है जी। और क्योंकि चुनाव आयोग में शिकायत की गई है, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है, जो पूर्व सांसद भाजपा के किरीट सोमैया ने शिकायत की है जी, तो उनके ऊपर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा जी। जहां तक संबंध है, जो पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हुई है जी, जो इनकी तथाकथित दूसरी पत्नी, या वो कहते हैं कि मेरा उनसे संबंध था, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी पत्नी है, उन्होंने कहा कि मेरा संबंध था और मुझे उनसे 2 बच्चे हैं। हाँ। उनकी बहन, देखिए, हमारे देश में जो नेता होते हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो जो ऊंचे मानदंड हैं नैतिकता के, उनका पालन करेंगे, और वो एक तरह से समाज के लिए आदर्श माने जाते हैं जी। तो यहाँ पर धनंजय मुंडे जी नैतिकता के जो उच्च मानदंड है उस पे खड़े रहने में या अपने आप को साबित करने में पूरी तरह से फेल हुए हैं, और नैतिकता का तकाजा ये है कि उन्हें फिलहाल इस्तीफा दे देना चाहिए। भरत सिंह जवाब देंगे। लेकिन इसके साथ भरत सिंह जवाब देंगे, इसके साथ इस्तीफा दे देना चाहिए धनंजय मुंडे को। जी, धनंजय मुंडे को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक अधिवक्ता, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, एक अधिवक्ता वकील, जनता के मापदंड पर बोला जा रहा है। वकील साहब से मेरा सवाल है, वकील साहब, जब तक किसी का गुनाह साबित नहीं होता तब तक उसे जो है इस्तीफा क्यों दे देना चाहिए? और उसके बाद में ये आप बता रहे हैं कि गुनाहगार हैं, आपको शायद याद होगा उनके खिलाफ, उस औरत के खिलाफ अभी बीजेपी के, जो भाजपा इतना चिल्ला रही है, एग्रेसिव बनी हुई है, उसी भाजपा के एक नेता ने, जिनका नाम है कृष्णा हेगड़े, उन्होंने भी आरोप ये लगाया है कि इस महिला ने मुझे भी संपर्क करने की कोशिश की थी और जो है एक हद तक जाने की कोशिश की थी। अब वो हद आप समझ सकते हैं। दूसरा, एक मनसे के नेता ने, जो धुरी जी हैं अंधेरी वेस्ट के, उन्होंने भी यही आरोप लगाया है कि मुझे भी जाल में फंसाने की कोशिश इसने बहुत किया था, इवन घर तक बुला लिया था। उसके बाद एक जो है शायद एयरलाइंस में काम करने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने भी इसी तरह से आरोप लगाया था। तो आप समझ सकते हैं कि इस महिला का कैरेक्टर, चरित्र क्या है। उस महिला ने जो इस तरह इतने लोगों को झांसा दिया होगा, और पता नहीं अभी आगे खुलासा होगा। अभी ये तो एक जांच का मामला है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। विश्वास नागरे पाटिल जी हमारे पवार जी से मिल के आए हैं और शरद पवार जी ने एकदम क्लियर कहा है कि इसके ऊपर जो सही है और कोई बिना दबाव के आप इसके निष्पक्ष जांच करिए। अगर इसमें कहीं भी गलत कोई पाया जाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। उससे कानून से बढ़ के कोई नहीं है, ये शरद पवार जी ने कहा है। ये हमारे उसके बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे से मिल के आए। उद्धव ठाकरे जी हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने यही बात कही है। और कांग्रेस पार्टी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी
कुछ अलग बोल रही है। अगर गलत कहीं दिख रहा है, गलत पाया जाएगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है। और आपको बताना चाहता हूं, इंद्रपाल जी, धनंजय मुंडे पहले दिन से ही उन्होंने क्या कि भाई मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन शरद पवार जी ने कहा कि इस्तीफा देने की अभी जरूरत नहीं है, अभी जांच का विषय है। देखिए, एक अगर मान लीजिए उन्होंने आरोप लगा दिया, आप मुझे बताइए 96 से उनके साथ में उनका अफेयर था, उन्होंने एक्सेप्ट किया ना इस विषय को। 2 बच्चे भी शायद उनके बच्चे हैं, उनको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो ये रेप का मामला, आ रहे आपके पास आ रहे हैं, बताइए मामला कहाँ से बनता है? अगर रेप का मामला अगर बनता है तो ये मुझे बताइए, मुझे तो नहीं पता। 1996 से 2020 कितना हुआ? जहां तक मुझे समझ में आता है कि धनंजय मुंडे जी ने अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें कहा कि नहीं, ये विषय का, ये जो है जांच का विषय है, एक बार इसमें जांच हो जानी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इस महिला ने अभी 3 नेता, 2 उसमें नेता हैं, एक जो है एयरपोर्ट का कर्मचारी है, उसके बाद अभी कितने जांच में निकलेंगे कि ऐसे कितने लोग होंगे जो आएंगे इसके खिलाफ, बताएंगे कि इसने किसको किसको हनी ट्रैप में फंसाया है, ये तो जांच का विषय है। भरत सिंह जी, हाथरस में एक घटना घटती है जिसके ऊपर पूरे कांग्रेस के आपके आला और एक चीज नेता पहुंच जाते हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। सुनिए, मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, यहां पर आरोप लगता है तो बोलते हैं कि इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं। हमने बलात्कार के मायने बदलेंगे, कब बनता है? बलात्कार की परिभाषा बदली जाएगी। बलात्कार का कोई मायने, जी आप मुझे बताइए, मुझे आप बताइए कि आप एक औरत के साथ में 96 से रिलेशनशिप में हैं और बिना सहमति के होता है ये बिना सहमति के 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, बिना सहमति का वो अपने अभी तक पुलिस स्टेशनों में, अभी तक महाराष्ट्र के पुलिस स्टेशनों में इतने FIR दर्ज हैं। सुनिए, अभी तक महाराष्ट्र के इतने पुलिस स्टेशनों में इतने FIR दर्ज हैं जिसमें शादी का झांसा देकर, पैसे का लालच देकर कई सालों से बलात्कार होते रहे हैं। तो वो क्या FIR दर्ज नहीं होने चाहिए? वे आरोपी नहीं पकड़े जाने चाहिए? नहीं, वो देखिए, साजिश, वो अलग है, ये अलग है। रेप हुआ है, वो बता रहा हूँ आपको, इसलिए तो बता रहा हूँ ना कि इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे 2 बच्चे हुए हैं, उसको 2 बच्चों का नाम अपना दिया हुआ है। रेणु शर्मा के बच्चे तो नहीं हुए ना। आप 96 से रेणु शर्मा के तो बच्चे नहीं हुए ना। नहीं, बात रेणु शर्मा क्यों रही है? आप बता रहे हैं जिसका वो रेणु सर, अच्छा देखिए, आप करुणा शर्मा के बच्चे हुए जो उसकी बहन है। रेणु शर्मा ने आरोप लगाया, रेणु शर्मा ने बोला कि शादी का झांसा देकर बलात्कार किया गया। ये जांच का विषय। ये पदा जी आप कुछ बोल रहे थे, आप कुछ बोल रहे थे, हम जाएंगे बाबू जी के बाद। पदा जी आप क्या बोल रहे थे? अर्पिता राय की आवाज अगर बराबर होगी तो हमसे बात करेंगे। ये बात सोचने जैसी है। मेरी बड़ी बहन उनके साथ रिलेशनशिप में है और छोटी बहन उसके साथ शादी करने की बात करती है। मित्र है, उनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। सिर्फ 2 सेकंड में उनको उसका जवाब देना चाहता हूँ। जो शिकायत रेणु शर्मा ने की है, मुझे भी उस शिकायत में जो ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? आनंद जी बताइए, आनंद जी जवाब दीजिए। वैभव जी का जवाब दीजिए। हेमंत जी आप सुन रहे हैं पर चुपचाप, आपके पास हम आते हैं। जी मोठ्या बहिणीबरोबर तो आपला आहे, छोट्या बहिणीला। वैभव जी 1 मिनट देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हाँ बोलिए आनंद जी, बोलिए। वॉइस हेमंत जी कुछ बोलेंगे आप? हेमंत जी आप कुछ बोलेंगे? जी, वैभव जी ने जो बात कही है, देखिए मैंने अभी तक रेणु शर्मा की शिकायत या की शिकायत की दूरदोष है इस विषय पे कोई बात नहीं कही, लेकिन मैंने ये एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा कि न्याय के जो उच्च मानदंड जिनका राजनेताओं से की जाती है, बोलिए आनंद जी, उस नैतिकता के मानदंड पे खरा उतरते हुए दे देना चाहिए। लेकिन शरद को बात कही है, उन्होंने कहा है कि पुलिस पे पूरा भरोसा है, हम सबको मुंबई पुलिस की जांच पे पूरा भरोसा है। और जो ये संदिग्ध मामला, ये मामला संदिग्ध नजर आ रहा है, जिस तरह से
हेगड़े जी ने कहा है और किसी पायलट की बात हुई है, इसकी जांच होगी। और मैं ये भी मांग करूंगा मुंबई पुलिस से कि अगर रेणु शर्मा की शिकायत में किसी भी तरह का हनी ट्रैप का या एक्सटॉर्शन का केस बनता है तो उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब तक ये जांच नहीं होती है, हाँ। भले माननीय शरद पवार जी ने जो भी कहा है, लेकिन खुद एक नैतिकता का पालन करते हुए अगर धनंजय मुंडे जी इस्तीफा देते हैं तो ये वो एक उच्च मानदंड स्थापित करेंगे। और ऐसा नहीं है कि उन्हें इस्तीफा देकर बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लेना है। मुंबई पुलिस बहुत ही सक्षम है, मुंबई पुलिस बहुत सक्षम है और जल्द से जल्द इसके ऊपर जांच, लेकिन पेंडिंग जांच, जब तक इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है तब तक उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जी देखिए हेमंत जी क्या लग रहा है, हेमंत जी क्या इस्तीफा देना चाहिए, धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, या अभी जैसे भरत सिंह ने कहा कि उनके कई आदमियों के साथ उस लड़की ने संबंध बनाने की कोशिश की, क्या बिना मर्जी के संबंध हो जाएंगे, क्या लड़की गलत है, क्या लड़की का जो आरोप है वो आरोप नहीं बनता, क्या वो महिला अलग है दूसरी महिला अलग है, महिलाओं की परिभाषा बदलेगी? हेमंत जी बताइए। नहीं, जहां तक मैं समझता हूं कि आपने जब पहला मुझे सवाल पूछा था, हाँ इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए बताइए। आवाज हाँ, की प्रॉब्लम है। धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? टेक्निकल चतुर्वेदी जी। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। धनंजय मुंडे जी अब क्लीन चिट की तरफ उनकी जो ये चल रही है, अब क्लीन चिट की तरफ वो बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आपने मुझे पहले सवाल पूछा था कि क्लीन चिट उनको मिली क्या जी, लेकिन नहीं, अब क्या है ना कि इस्तीफा देने की बात या क्लीन चिट की बात, अब मुझे लगता है कि भाई साहब ने क्या, उपाध्याय जी ने बोला, देखिए इस्तीफा देने की बात जो है ना कि वो या तो फिर धनंजय मुंडे जी ने उसको तय करना है या तो उनके पार्टी ने तय करना है कि एक जिम्मेदारी कि अगर उन्होंने गुनाह किया है, अगर गुनाह किया है, अगर वो उसको गुनाह मानते हैं तो उनको जिम्मेदारी है कि उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन वो कैसे मानेंगे कांग्रेस को? अगर लेकिन वो कैसे मानेंगे? कहीं पर भी एक आरोपी कैसे मानेगा कि मैंने गुनाह किया? तो उन्होंने उनका इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर आरोप एक लगा है, अगर आरोप बनता है, मामला पुलिस की जांच में है, तो कानूनी प्रक्रिया में दबाव नहीं हो, इसके लिए इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए उनको? वैभव जी आपके पास आएंगे, हेमंत जी के पास, टेक्निकल जैसे आवाज सही होगी। हेमंत जी बताइए, अगर उनके ऊपर आरोप लगता है, आरोप एक महिला लगा रही है, तो इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए उनको? अर्पिता राय हमारे साथ जुड़ी हुई थी। अर्पिता राय जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे हम उसके साथ जरूर बात करेंगे। वैभव जी बताइए, इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए उनको? आनंद जी उपाध्याय जी का कहना है कि अगर कोई महिला आरोप लगा रही है तो इस्तीफा सामाजिक मर्यादा को देखते हुए, एक न्यायिक प्रक्रिया में दबाव नहीं आए, इसके लिए इस्तीफा दे देना चाहिए। आनंद जी आपका यही कहना है? आनंद जी, वैभव जी बताइए, इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जी बोलिए। आपका हाँ नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा है वैभव जी, तो इसलिए आवाज बराबर नहीं आ रही है। आनंद जी बताइए, इस कानून क्या बोलता है कि आरोपी का एफआईआर दर्ज हुआ है
तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं? आनंद जी बताइए। हमारे साथ अभी अर्पिता राय भी जुड़ने वाली हैं और अभी हमारे साथ यहाँ के सीनियर एडिटर हितेंद्र पवार बात करेंगे। एक मंत्री के ऊपर इस तरीके का आरोप लगता है कि महिला के शोषण का मामला। पवार जी बताइए, क्या लगता है इस मामले में धनंजय मुंडे से पार्टी को इस्तीफा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? पवार जी बताएं। आवाज उनके तक नहीं पहुंच पा रही है। हम उनके जैसे ही आवाज पहुंचे कि हम उनके साथ जरूर जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम बता दें कि आवाज आ रही है। पवार जी आप सुन पा रहे हैं, मुझे बताएंगे? पवार जी बताइए। नहीं आ पा रही। वैभव भरकड़ जी हैं साथ में, टेक्निकल अगर प्रॉब्लम नहीं तो उनसे हम आवाज देंगे जरूर कि संजय आपके नेता के ऊपर आरोप लगा है, पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं चाहिए, या उनको अपना नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए धनंजय मुंडे को इस्तीफा दे देना चाहिए? चलिए ठीक है, तकनीकी इशू है। फिलहाल हम बता दें कि धनंजय मुंडे के ऊपर एक महिला रेणु शर्मा ने आरोप लगाया है कि शादी का वादा करके उनके साथ पिछले कई साल से शारीरिक शोषण किया गया, जबकि धनंजय मुंडे का कहना है कि उनकी बहन करुणा शर्मा से उनके साथ संबंध थे। उनके 2 बच्चे जो उनको हमने अपना लिया है, अपना नाम दिया है। लेकिन एक सवाल उठता है जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने लगाया है कि इस बात का जिक्र धनंजय मुंडे ने अपने चुनाव जो का नामांकन जो भरते हैं उनके दौरान नहीं किया है। कानूनी प्रक्रिया चुनाव कार्यालय द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर कार्रवाई चुनाव आयोग करता है तो उनका विधायक पद खत्म होता है और उनका मंत्री पद अपने आप चला जाएगा। पार्टी क्या कदम उठाती है यह देखने का विषय है। जनता को अगर विश्वास में लेना है तो पार्टी को सामने आना पड़ेगा। आरोप सही है या गलत है यह साबित करना होगा, क्योंकि जनता को यह दिखाना कि सिर्फ एक पार्टी के नेता हैं इसलिए इनके लिए कानून दूसरा है, कहीं न कहीं आने वाले दिनों में खतरा पैदा हो सकता है। अब पार्टी के आला अधिकारी, पार्टी के लोग इस बात को कैसे बचाते हैं, इस बात को कैसे, इस इमेज को, अपने छवि को बचा के रखते हैं, यह आने वाला देखने का विषय होगा। हेमंत कांबले जी, मेरी अगर आवाज आप सुन पा रहे हो तो आप बता रहे थे कि इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस बात पर आप बात कर रहे थे। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है मेरे? हाँ बिल्कुल आ रही है। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस और धनंजय मुंडे जी, इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है बिल्कुल, क्योंकि सच क्या है, क्या है तो धनंजय मुंडे जी अच्छी तरह जानते हैं जी। मैंने पहले आप हमारा जो ये डिबेट शुरू हुआ तो पहले ही इसमें कहा था ये केस 2 पार्ट में बंटा गया है। एक शर्मा, रेणु शर्मा। तो करुणा शर्मा की जिम्मेदारी उन्होंने अगर दी है तो उनकी इंफॉर्मेशन उसने जो छुपाई है तो ये तो फिर इलेक्शन कमीशन का मामला हो गया। रेणु शर्मा को उन्होंने जो फिल्म इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश करने के बदले में उनका लैंगिक शोषण किया, ऐसा आरोप रेणु शर्मा का है जी। अब इसकी सच्चाई पुलिस तफ्तीश करेगी, तहकीकात करेगी, इसके बाद ही मालूम पड़ेगी। मेरा सवाल एक ही है, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के जो हमारे जो मित्र यहाँ पर है उनको एक ही सवाल है, ये जो सहूलियत है
ये आम नागरिक को मिलेगी। जब किसी आम नागरिक के ऊपर छेड़छाड़ का 354 या 376 का कोई गुनाह दाखिल होता है या उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज होती है, तो यही सहूलियत क्या आम आदमी को मिलेगी, आम नागरिक को मिलेगी जो धनंजय मुंडे जी को मिल रही है। एक आम नागरिक के खिलाफ कोई अगर आरोप होता है, नहीं मिलेगी, बिल्कुल तो नहीं मिलेगी। नागरिक के, तो ये मेरा सवाल यही है। हाँ, जो कांग्रेस आम आदमी के लिए दूसरा कानून, जब एक मंत्री के लिए दूसरा कानून, यही बात है, ऑब्जेक्शन की यही बात है कि अगर आपको तफ्तीश करनी है, तहकीकात करनी है, तो सिर्फ धनंजय मुंडे जी एक हाई प्रोफाइल मिनिस्टर है, इसके लिए उनको सहूलियत दी जा रही है। उनको तफ्तीश होने बाद, तहकीकात होने के बाद अगर उनके पास गुनाह उनके ऊपर दर्ज होता है, तो इसके आगे से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जब भी कोई 376, 376, 354 या कोई भी इस तरह से कोई गंभीर गुनाह होता है, तो उसकी तफ्तीश या तहकीकात होने के बाद ही आपको गुनाह दर्ज करना चाहिए। जी आनंद जी, आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया कि नैतिकता का पालन करते हुए मुंडे साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए जी, लेकिन जिस तरह का कानून मेरे मित्र के हैं वो असंवैधानिक होगा। इस तरह का कानून नहीं बनाया जा सकता, ऐसी गाइडलाइन नहीं आ सकती। हाँ, ये देखने का विषय है कि जैसे हनी ट्रैप के मामले काफी समय से आ रहे हैं और जिस तरह से जो फिरियादी है, अरे भाई आप लोग बोल रहे इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन उनके पार्टी के सहयोगी, पार्टी के लोग तो बोल रहे हैं कि इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। भरत सिंह जी वही बोल रहे हैं, वैभव भरतकर भी वही बोल रहे हैं। नहीं, देखिए ये तो अपनी सुविधा के हिसाब से बात करने की बात हो गई जी। और जब हम लोग किसी फोरम पे बात करते हैं, सामाजिक फोरम पे, तो समूचे समाज को ध्यान में रखकर बात करना चाहिए जी। और मैंने कहा कि अगर रेणु शर्मा का जिस तरह का इतिहास बताया जा रहा है, अगर उनका इतिहास है और उसमें उनकी कोई मंशा, गलत ढंग की मंशा है, तो जल्द से जल्द जिस तरह से स्पीडी ट्रायल्स की मांग की जाती है, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन हो और अगर उनका किसी तरह का इस तरह की मंशा पाई जाती है तो उनके विरुद्ध भी एकदम सख्त से सख्त प्रावधानों में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि इस तरह हमारे न्यूज एडिटर हितेंद्र पवार अगर जुड़ेंगे तो मैं इनसे जरूर इसके ऊपर कमेंट लूंगा। मुंबई की राजनीति किस तरफ जा रही है, इसको लेकर के विपक्ष इसको जरूर लेकर हंगामा मचाएगा। आने वाले दिनों पर पार्टी की छवि भी गिर सकती है। सरकार में कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना है, सरकार की छवि पर भी इसका असर पड़ेगा। महाआघाड़ी का आने वाला बीएमसी चुनाव भी अगले साल में है, तो ये सबको मुद्दे को ध्यान में रखते हुए किरीट सोमैया, देवेंद्र फडणवीस, सभी लोग मुद्दे को उछाल रहे हैं। मुद्दा तूल पकड़ाया जा रहा है। मामले में कितनी सच्चाई है, कितनी कहानियां हैं, ये बात की बात है, लेकिन जांच होनी चाहिए, यह जरूरी है पार्टी की अपनी छवि को बचाने के लिए। लेकिन जांच करवाएगा कौन, जांच को आगे दिशा देगा कौन? पुलिस उनकी, सत्ता उनकी। हेमंत जी बताइए, क्या जांच ऐसे ही होगा? ये सवाल का जवाब तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के हमारे मित्र देना चाहिए जी, देना चाहिए उन्होंने। लेकिन हमारे यहाँ पर तो यही बात, अभी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जब मैंने उनके बात की तो प्रावधान नहीं है, लेकिन एक मामला ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी के एकनाथ खड़से जी के ऊपर एक आरोप हो गया जी और उनका इस्तीफा मांगा गया। आज वही एकनाथ खड़से राष्ट्रवादी कांग्रेस में है। हाँ। जब उस पूरे मामले की तफ्तीश नहीं हुई जी, लेकिन उनका इस्तीफा मांगा गया जी। वो मामला अलग था, वो भ्रष्टाचार का मामला था। बिल्कुल दोहरे मापदंड क्यों? आज वही, अब मंत्री में है तो इस्तीफा नहीं, ये नहीं। अब एकनाथ खड़से जी रेवेन्यू मिनिस्टर थे, महसूल मंत्री थे, उनका इस्तीफा मांगा गया, उनको रिजाइन करने बोला गया। आज एकनाथ खड़से जी का पूरा पॉलिटिकल करियर बर्बाद होकर आज वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में आ गए जी। अब यहाँ पर ये बात यही है ना कि भाई किसके ऊपर आरोप करो, और एक पार्टी है जो सत्ता में आती है तो गंगा जल से उसको नहलाती है और वो शुद्ध हो जाता है जी। अब मुंडे जी को शुद्ध करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुद्ध करने की क्या बात है, बहुत बढ़िया। शुद्ध करने की प्रक्रिया, हर कदम मतलब प्रक्रिया शुरू हो गई। पीछे मतलब कल के 5 से लेके आज के 5 बजे तक उस 24 घंटे के प्रक्रिया में मुंडे जी शुद्धिकरण के आगे बढ़ चुके हैं।
जी। तो मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई होगी, ना तो कोई पार्टी कार्रवाई करेगी, ना तो मुंडे जी खुद होकर कोई इस्तीफा देंगे। एक बात कहता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन उनके ऊपर कोई जो झूठा उनका जो एफिडेविट है, जिस एफिडेविट में उन्होंने उन बच्चों का जिक्र नहीं किया, ना तो उनके एसेट्स और लाइबिलिटीज का जिक्र किया है, अगर उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कोई अगर एक्शन लेता है तो शायद उनकी एमएलए की जो ये है जाएगा वो खत्म हो सकती है जी। बाकी मुझे नहीं लगता कि अब तो शुद्धिकरण के मामले में वो पूरे निखर जाएंगे। अगले 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या हो रहा है जी। लेकिन हेमंत जी एक बात बताएं कि जैसे भरत सिंह बता रहे थे कि उसके ऊपर और लोगों ने भी आरोप लगाया कि ये महिला हमारे साथ कुछ करने की भी कोशिश की, कृष्णा हेगड़े ने, और जो नाम लिए गए, क्या ऐसे मामले में अभी जो बात कुछ लोग बताते, जो भी वैभव जी का कहना था कि वो सहमति के साथ की होगी, इतने सालों से किया, मामले तो और लोगों पे दर्ज होते हैं तो लोग अरेस्ट कर लिए जाते हैं, कोर्ट में पेश होती है, आरोपी बन जाते हैं। चतुर्वेदी से एक क्रोनोलॉजी, इस पूरे केस को एक क्रोनोलॉजी बताता आपको जी। इनका एलिगेशन 2019 का था जी। रेणु शर्मा जी का एलिगेशन 2019 का था जी। 2019 के अक्टूबर में धनंजय मुंडे जी ने चुनाव लड़ाया, मैंने भी चुनाव लड़ाया, वही चुनाव विधायक का। 2020 नवंबर 2020 में करुणा शर्मा ने कुछ फोटो पब्लिश किए, उनके प्राइवेट फोटो जो आप सबने देखे होंगे। उसके बाद धनंजय मुंडे जी ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया, एक केस दर्ज कर दिया और कोर्ट से एक ऑर्डर ये कर दिया कि ऐसे कोई भी उनके जो पर्सनल फोटोज या कोई भी जो आर्टिकल्स रहेंगे वो पब्लिश नहीं करेंगे जी। अब रेणु शर्मा ने जब उनके ऊपर एलिगेशन किया तो अचानक ये धनंजय मुंडे जी ने पूरा कच्चा चिट्टा खुदे के खोल दिया कि फेसबुक पर अपनी पोस्ट डाल दी कि मेरे करुणा शर्मा के साथ विवाह के बावजूद के संबंध है और मेरे जो 2 बच्चे उनको मैंने अपना लिया है, मेरा नाम दिया है, उनकी पॉलिसीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज की है, उनको घर दिया है, जो भी किया। तो ये मामला जो है, अगर धनंजय मुंडे इतने सच होते, इतने निखरे हुए होते तो शायद ये मामला वो पहले ही कबूल कर चुके होते, पहले ही अपने एफिडेविट में दे चुके होते। अब ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के ऊपर निर्भर करता है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि ये मामले में उन्होंने एक्शन क्या लेना है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान किस तरह से करती है इसका उदाहरण देने का, क्योंकि आने वाले दिनों में शायद राष्ट्रवादी कांग्रेस ही एक पार्टी है जो महाराष्ट्र को पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री देने जा रही है, जहां तक हमें खबर है। तो एक महिला को जो एक न्याय है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस कैसे देती है, ये देखना मेरे लिए बहुत ही मतलब मेरे लिए एक देखने लायक होगा कि कैसे न्याय करती है। एक दिलचस्प बात होगी कि अब देखते हैं शरद पवार मुखिया कांग्रेस पार्टी के पार्टी की छवि कैसे बचाते हैं, एक महिला को कैसे सम्मान दिलाते हैं, महिलाओं के शोषण को कैसे सरकार रोकती है, जिस पर बात करती है। और अभी अभी जो हमारे पास खबर आ रही कि सरकार और किसानों की बैठक अभी खत्म हो गई है। अगली वार्ता 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी, लेकिन आज जो बातचीत हुई उसमें कोई भी महत्वपूर्ण फैसला नहीं लिया जा सका। यानी तारीख पर तारीख, सरकार क्या चाहती है, किसान क्या चाहते हैं, कानून कितना सही है, किसानों की मांग कितना जायज है, कितना सही है, कितना गलत है, लेकिन किसान धरने पर है, पूरा देश जानता है। किसान मर रहे हैं, यह पूरा देश जानता है। किसानों को लेकर के तरह तरीके की बातें उठाई जा रही है, सरकार पर कीचड़ उछाले जा रहे हैं, विपक्ष हंगामा किए हुए है। सच्चाई कितनी है और कितनी इसमें दिखावा है और कितना इसमें राजनीति है, सरकार को भी दूर करना है, किसानों को भी इसके ऊपर सोचना है। यह कानून उनके कितने हित में है और कितना उनके पक्ष में है, कितना विपक्ष में, कितना अहित में है। उनका अपना भला और नुकसान खुद सोचना है, लेकिन किसान इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, सरकार मानने को तैयार नहीं है। मुद्दा कब खत्म होगा, जबकि आज 1.5 महीने से ज़्यादा हो गए किसान दिल्ली बॉर्डर पे अनशन पर बैठे हुए हैं। फिलहाल आज के इस डिबेट में हम यहीं पर विराम लेते हैं, एक छोटा सा विराम लेंगे, जल्द ही हम वापस लौटेंगे। खबरों का सिलसिला मेट्रो मुंबई पर लगातार जारी है आपके लिए, मुंबई के लिए। यह मुंबई का चौकीदार मेट्रो मुंबई लगातार आपके लिए जागता रहेगा और
हर पल पर, हर नजर पर, हर खबर पर अपनी नजर बनाए रखेगा। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार। नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर, हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई। आधा